हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है साउंड। ओके, तो साउंड वन ऑफ द कंसिडर नॉट आई एम सेइंग कि दिस इज द टफेस्ट बट स्टूडेंट आर कंसिडर इट एज अ टफ टॉपिक। सो आज हमारा ये टास्क होगा कि मैं आपके अंदर से जितने भी साउंड को लेकर डाउट्स वगैरह हों मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आई नो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर हैं जो साउंड के रिगार्डिंग बात करते हैं, बट I will try my best to deliver you something different. So stay tuned till the last. Okay? तो साउंड को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम है हमारा साउंड। ठीक है, इस साउंड को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा वेव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वेव से हमारी साउंड की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो वेव के बारे में हमने क्या पढ़ा है, जैसे मान लो ये कोई मीडियम है। ठीक है, मीडियम बहुत से होते हैं, मीडियम के बारे में हमने पढ़ा है। जो मीडियम होते हैं, मीडियम जो होते हैं, मीडियम में हमारे आते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो ये जो भी मीडियम होते हैं ये सभी के सभी मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप किसी पॉइंट पे जब डिस्टर्बेंस करते हो, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, there is a transfer of energy from one point in a medium to another point and this is called wave. It is transfer in the form of wave. Okay? तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी डिस्टर्बेंस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट से लेके किसी पॉइंट ए से लेके किसी पॉइंट बी तक वो जो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वेव। ठीक है, अब की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये कोई स्टिल वाटर है। आई नो यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा, बट कंसिडर करो कि ये ग्लास में है कोई पानी या बकेट में कोई पानी है। ठीक है, ये आपका पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया है, इसमें एक वाटर एक एक स्टोन आपने थ्रो करा है या कुछ भी ऐसा पार्टिकल थ्रो करा है जिसकी वजह से आप ये नोटिस करोगे यहाँ पे आपको ऐसा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दूँ। यहाँ पे आपको ये जो है आपको ऐसे डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा इस पानी में। ठीक है, तो ये जब हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे इम्पैक्ट डाला या इस पॉइंट पे इम्पैक्ट डाला तो आप देखोगे ऐसे ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुई है, इस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से वेव का क्रिएशन हुआ है। ओके, तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम लोग वेव के थ्रू साउंड को समझेंगे। ठीक है, तो वेव क्या होता है, वेव तो मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। बट आगे इसकी और भी बातें हैं जो हम जानेंगे कि वेव जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। वेव इज जनरली ऑफ टू टाइप। ओके, व्हाट आर दे? फर्स्ट जो आप पढ़ोगे वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो फर्स्ट आप पढ़ोगे वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो आप सेकंड पढ़ोगे वो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है वो हम समझाएंगे आपको। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है, जैसे मान लो पार्टिकल जो होता है वो वेव का जो मोशन होता है, जैसे मान लो वेव जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल जो होगा वो वेव के पैरेलल जाएगा। ओके, वेव का मोशन जो होगा पार्टिकल के पैरेलल अगर होता है वेव मोशन, ठीक है, वेव मोशन is parallel to the particle, is parallel to the particle that is called longitudinal wave. ओके, LW से मैं रिप्रेजेंट करूंगा शॉर्ट में। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पार्टिकल ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक है, वेव जिधर की तरफ मोशन कर रही होगी पार्टिकल उसके जस्ट पैरेलल होगा। ठीक है, पार्टिकल उसके जस्ट पैरेलल होगा। और ट्रांसवर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं की पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम में वही की पॉइंट्स जो होते हैं जो टीचर खोज रहा होता है जिसकी वजह से आपके नंबर बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल जो होता है वो पैरेलल होता है वेव के, और
यहाँ पे आप जब ट्रांसवर्स के बारे में जानोगे तो ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसवर्स में आप पढ़ोगे कि जो पार्टिकल होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में आप देखोगे कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, पार्टिकल इज परपेंडिकुलर perpendicular to wave motion, ओके। पार्टिकल जो होगा मोशन के वेव के मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल्स अगर बताऊं तो ट्रांसवर्स वेव का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लाइट वेव। आई नो आप लोग लाइट के बारे में पढ़े हो, बट लाइट एक वेव होता है, आपने ये भी सुना होगा बट इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये एग्जांपल मैं थोड़ा रुक के आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल क्या होगा, बट मैं लाइट वेव के बारे में बताता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। जैसे मान लो वेव जो होता है, हमने अभी जस्ट आपको बताया कि वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मीन पोजीशन होती है, ठीक है। और ये पार्टिकल, ये वेव का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो होता है ये वेव का मोशन रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। एक्चुअल होता क्या है कि जब परपेंडिकुलर मोशन की बात करते हैं तो पार्टिकल जो होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। ये जो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रुक के मैं कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है वेव, तो आप देखोगे वेव का डायरेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है और पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल वर्टिकल है। दैट मीन्स दे बोथ आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के 90 डिग्री हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, गॉट इट। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। अब ये लाइट वेव का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अगर आपको मैं बेटर अंडरस्टैंड कराऊं तो आप जब जिम में देखोगे या आपके घर पे रस्सी हो तो आप उस रस्सी को एक हाथ से पकड़ो और आप उसको जोर से झटका दोगे तो आप देखोगे रस्सी कुछ ऐसे मोशन में आएगी। तो ये जो मोशन रस्सी ने किया है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये पार्ट अपर की तरफ जा, और वेव जो थी, रस्सी का जो डिस्टर्बेंस था वो ऊपर और नीचे की तरफ हुआ है और वेव जो है आगे की तरफ इलांगेट हुई है, वेव जो है आगे की तरफ बढ़ी है। तो वो एक एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसवर्स मोशन का, ट्रांसवर्स मोशन। लेकिन हमें, अब मैं बोला कि मैं आपको बाद में बताऊंगा लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो होता है साउंड। तो इसमें क्या होता है कि ये पैरेलल होता है वेव के। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डिस्टर्बेंस से पार्टिकल का मोशन होता है। यानी आप इस पॉइंट पे अगर डिस्टर्बेंस करोगे तो यहाँ पे वेव भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। बट पार्टिकल, मैंने अगेन बोला कि जब वेव के बारे में पढ़ते हैं तो वेव में पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, जस्ट एक डिस्टर्बेंस कॉज करता है वो। तो यहाँ पे वेव का भी यही डायरेक्शन होगा और जो पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा, अनलाइक ट्रांसवर्स वेव, ओके। तो आइए अब हम पढ़ेंगे यहाँ से। अच्छा, मैं आपको साउंड वेव का एक और वो डेमोन्स्ट्रेशन बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने रस्सी के बारे में बताया, आप असेंबली लाइन में खड़े हो, ये आप हो, मान लो ये आप असेंबली लाइन में खड़े हो, ठीक है। ये आपका फ्रेंड असेंबली लाइन में खड़ा है, ठीक है। क्या होगा, आप अपने फ्रेंड को जब धक्का दोगे तो आपका फ्रेंड भी आगे वाले को धक्का देगा, उसके आगे वाला जो होगा उसको धक्का देगा। तो क्या आपने अपनी नेट पोजीशन चेंज करी? बिल्कुल नहीं करी। क्या इन्होंने चेंज करी? नहीं करी। आप लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव डिस्टर्बेंस कॉज किए हैं जिसकी वजह से एक ऐसा, दोनों लोग अपने मीन पोजीशन से आगे या पीछे, आपका मीन पोजीशन ये था जब आप स्ट्रेट खड़ा थे, लेकिन जब आपने इनको धक्का दिया है तो क्या हुआ है, आगे पीछे आप लोगों ने मूवमेंट किया है, ठीक है, जो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। आपने जो वेव फॉर्म किया वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। और जब आप रस्सी, जिसको मैंने बोला कि आप अपने हाथ से लो और रस्सी को एक झटका मारोगे तो रस्सी कुछ ऐसे होगी, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा, क्योंकि इसमें आगे और पीछे का मोशन नहीं था, यहाँ पे परपेंडिकुलर मोशन था, गॉट इट। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और यहाँ पे वेव भी इसी डायरेक्शन में है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे
यहाँ से हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में, क्योंकि हमने साउंड एक वेव होता है ये तो हमने समझ लिया, और लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमने ये देखा है कि यहाँ पे एक्चुअली पार्टिकल्स एक दूसरे को शिफ्ट करते हैं इन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी वेव जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी ओरिएंटेड होता है। तो आओ साउंड कैसे इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है वो हम जानते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका रबर बैंड है, ठीक है, या फिर ये कोई स्ट्रिंग है गिटार की। जब आप इसको प्लग करते हो तो प्लग करोगे तो आप मान लो किसी इस पोजीशन तक आपने उसको एक डायरेक्शन में प्लग किया, लेकिन आप जैसे ही रिलीज करोगे तो आप ये देखोगे वो अगेन अपने मेन पोजीशन में आएगा, मेन पोजीशन से डेविएट होते हुए वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके, फिर अगेन वो मेन पोजीशन पे आएगा, फिर अगेन वो डेविएट होके बार बार वो स्ट्रिंग या रबर बैंड आप बेसिकली ले सकते हो। रबर बैंड को आप कभी भी स्ट्रेच करोगे तो देखोगे वो अपने मेन पोजीशन के अराउंड मूव कर रहा होता है। तो एक्चुअल में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो जब आपने इस रबर बैंड को स्ट्रेच नहीं किया था तो ये हमारे पार्टिकल्स थे। मैं रुकिए कलर इसका चेंज करता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आए। ये मान लीजिए हमारे पार्टिकल्स थे, ये हमारे पार्टिकल्स थे, ये इनका मेन पोजीशन था, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने साउंड प्रोड्यूस किया या कोई भी काइंड ऑफ डिस्टरबेंस वहाँ पे हुई तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। वो पार्टिकल्स सबसे पहले एक दूसरे के क्लोज आएंगे जहाँ पे साउंड का सोर्स होगा, और रेस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होंगे वो अभी भी अपनी मेन पोजीशन पे होंगे। ओके, तो ये जहाँ के पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं, ये कैसा प्रेशर है, यह हाई प्रेशर जोन हो चुका है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि प्रेशर हमें पता है, प्रेशर जब बहुत ही एक दूसरे के कम जैसे कि आप सॉलिड की एक प्रॉपर्टी भी जानते होंगे कि सॉलिड जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। रीज़न क्या है कि पार्टिकल उसके एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, यानी उस पर हमें अगर उसे कंप्रेस करना है तो बहुत प्रेशर। तो ये जो जोन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है। इस रीज़न को हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन, इस रीज़न को हम बोलेंगे कंप्रेशन। ओके, इस रीज़न को हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। और ये जो पार्ट जो अभी भी अनडिस्टर्ब पार्ट है, ये जो अभी भी अनडिस्टर्ब पार्ट है, इस अनडिस्टर्ब रीजन को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। इस अनडिस्टर्ब पार्ट को बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ओके, तो साउंड एक्चुअल कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से कैसे ट्रेवल करता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखो क्या होता है, इन्हीं पार्टिकल्स की मैं बात बताऊं तो इनिशियली ये वाले जो पार्टिकल्स थे जहाँ पे सोर्स था, जहाँ पे सोर्स ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, वो काफ़ी क्लोज थे। यहाँ के पार्टिकल्स अभी भी रेस्ट में थे। अब क्या होगा, नेक्स्ट विद इन फ्यू मिनट्स ये जो होगा ये रेस्ट में आ जाएंगे, जहाँ पे इनिशियली कंप्रेशन था, और अभी जो रेयर फ्रैक्शन में थे थोड़ी देर पहले वो कंप्रेशन फील करेंगे। अगेन ये डिस्टर्बेंस आगे शिफ्ट करेंगे और साउंड तब तक ट्रेवल करेगा जब तक वो अपने सोर्स से टारगेट तक नहीं पहुंच जाता। टारगेट जैसे मान लो आपको आवाज़ सुननी हो तो ये रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जब तक फॉलो होगा, जिस पॉइंट तक होगा उस पॉइंट तक साउंड सुनाई देगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि ये जो वेव का ट्रांसफॉर्मेशन है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो उस जगह पे साउंड बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। जैसे आप अपने रूम में बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ अपने रूम में सुनाई देगी, आपके मम्मी के रूम में नहीं सुनाई देगी, आपके पापा के रूम में नहीं सुनाई देगी। हाँ, सुनाई देगी, उसके लिए और भी फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या भी देखा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और साउंड कोई भी वेव होती है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और कोई भी मैकेनिकल वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, तो साउंड का हमने बेसिकली ये देखा कि साउंड अगर ट्रैवल करेगा तो वो जिस मेथड को फॉलो करेगा वो होता है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। साउंड इस मेथड को फॉलो करके प्रोपोगेट कर सकता है किसी भी मीडियम में। तो एक बात बताओ आप, मैंने आपको साउंड के बारे में दो बातें बताएं कि साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है,
सॉरी, साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और किसी भी मीडियम में वो ट्रेवल कर सकता है। सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है और यहाँ तक कि गैस में भी ट्रेवल कर सकता है। तो एक बात बताओ, क्या इन सभी मीडियम्स में साउंड जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ट्रेवल करेगा? लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म अगर मैं बता दूं, फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं, तो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म वो होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट या पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो क्या गैस के केसेस में, गैस हमारा एयर है, एयर में हमने जस्ट अभी देखा कि रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन से होता है, तो पार्टिकल का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम होता है। सेम केसेस फॉलो होता है लिक्विड में भी, बट सॉलिड के केस में डिफरेंट होता है। सॉलिड के केस में साउंड जो होता है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ट्रांसवर्सल भी और लॉन्गिट्यूड भी। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है सॉलिड की इलास्टिसिटी। सॉलिड हैव सम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मीडियम के पार्टिकल अपने अंदर किसी भी टाइप के चेंजेस को होने से रोकते हैं। जैसे आपको पता है कि सॉलिड में आप पार्टिकल्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो जितना इजीली आप गैस के पार्टिकल्स को कर सकते हो, लिक्विड के पार्टिकल्स को कर सकते हो। तो सॉलिड क्या करता है, किसी भी टाइप के चेंज उसके पार्टिकल के विद इन होता है तो उसको रेजिस्ट करता है, वो उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। तो जब भी पार्टिकल्स किसी भी फॉरेन फैक्टर से डिस्टर्ब होते हैं तो वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन वाइब्रेट करते हैं। ओके, और वो साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज अ एक्सेप्शन इन द केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में वेव्स जो होती है, सॉलिड में जो साउंड होता है वो ट्रांसवर्स फॉर्म और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म दोनों में होता है। लिक्विड में ओनली लॉन्गिट्यूडनल और सेम इन द केस ऑफ गैस। यहाँ पे साउंड जो होता है आपका बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होता है। ओके, अब हम जानेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि हमारे दो कान क्यों होते हैं? Why do we have 2 ears? Why do we have 2 ears? Cause साउंड तो एक सेंसेशन है और वो हम कैसे भी सेंस कर सकते हैं साउंड को, लेकिन हमारे दो कान क्यों होते हैं? दो कान एक्चुअली ये होते हैं, जैसे मान लो आपका ये एक कान है, ये आपका फेस है, सॉरी आई एम नॉट वेरी मच गुड एट ड्राइंग, तो ये मान लो आपका एक ईयर है, ये आपका दूसरा ईयर है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो साउंड का सोर्स इधर से है, तो आप देखोगे कि साउंड ऐसे आता है और सबसे पहले इस पार्ट को, ईयर, ये वाले ईयर को सबसे पहले वो हिट करेगा, फिर विद इन फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स, नॉट फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड इस पार्ट को टच करेगा या इस पार्ट तक ट्रेवल करेगा। तो आप इन दोनों टाइम डिफरेंसेस से आप ये पता कर सकते हो कि साउंड की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, यानी साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है। ओके, साउंड जिस ईयर को पहले सेंस होगा वो साउंड की डायरेक्शन होगी, और जिस ईयर को देर से सेंस होगा वो उस डायरेक्शन में साउंड ट्रेवल नहीं कर रहा होगा। ये तो हम बेसिक ह्यूमन हैं जिनके पास 2 ईयर है और हम इतने सारे हम साउंड को सेंस कर सकते हैं उसके डायरेक्शन को। बट आपको पता है स्कॉर्पियन जो होती है उसके 6 पैर होते हैं और वो अपने पैर से जो भी बग्स होते हैं वो वेव्स जनरेट करते हैं, और वो अपने 6 पैर से, यानी 6 पैर सभी डायरेक्शंस में होते हैं, जो पैर उसका सबसे पहले उस वेव को सेंस करता है उसी डायरेक्शन से वो समझ जाती है कि इस डायरेक्शन में प्रे है और उसी डायरेक्शन में वो हंट करती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई डू वी हैव ईयर्स एंड इट इज ऑल्सो इन नंबर ऑफ 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, ठीक है, कि गुड म्यूजिक और बैड म्यूजिक क्या होती है, क्योंकि साउंड की जो आगे की प्रॉपर्टीज है अगर हमें उन्हें समझना है तो हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग गुड म्यूजिक और बैड म्यूजिक
के बारे में कभी तो सोचे होंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि ये म्यूज़िक गुड है, ये म्यूज़िक बैड है। एक और बात बताओ, जैसे मान लो ग्लासेस है, मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये मान लो ग्लासेस है, ठीक है, ये मान लो ग्लासेस है, ये एक ग्लास है, ठीक है, ये दूसरी ग्लास है, ये तीसरी ग्लास है और ये चौथी ग्लास है, ठीक है। इन सभी ग्लासेस में मान लो मैंने पानी फिल कर दिया, ठीक है, इसमें मान लो मैंने पानी फिल कर दिया, ठीक है, ये मान लो आपका पानी है। अगेन वही बात जो मुझे बार बार दोहरानी पड़ रही है कि मेरी ड्राइंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से इस फॉर्मेट पे तो मैं बिल्कुल भी अच्छा कुछ नहीं ड्रॉ कर सकता। इन सभी में पानी की जो क्वांटिटी है आप ये देख रहे होगे ये डिफरेंट है। इन सभी में पानी की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। अब आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप ये घर पे भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन एक साथ आपके पास 4 ग्लासेस होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल, आपको क्या करना है, आपको इस ग्लास को, इन ग्लासेस को क्या करना है, हिट करना है। इन ग्लासेस को क्या करना है, हिट करना है। आप जब इस ग्लास को हिट करोगे तो आपको अलग साउंड सुनाई देगा, इस ग्लास को हिट करोगे तो आपको अलग साउंड सुनाई देगा, इस ग्लास को हिट करोगे डिफरेंट साउंड, इस ग्लास को डिफरेंट साउंड। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये मीडियम सेम है, ये भी मीडियम सेम है, ये भी मीडियम सेम है और ये भी मीडियम सेम है। डिस्टर्बेंस का जो सोर्स था वो भी सेम था, लेकिन ये डिफरेंट आवाज़ क्यों सुनाई दी। अगर आपने गिटार कभी देखा होगा तो आप देखो कि गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनकी थिकनेस जो होती है वो डिफरेंट होती है, ओके। गिटार के स्ट्रिंग्स की जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग, सेम मीडियम और डिफरेंट आपको साउंड सुनने को मिलेगा। तो ये सब कैसे वर्क करता है, ठीक है, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन का कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पीछे समझा रहा था, तो मैंने बोला रेयर फ्रैक्शन यानी कि उस पोजीशन पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स आपके काफ़ी क्लोज हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी दूर होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी दूर होंगे। अगेन यहाँ पे क्लोज होंगे, अगेन यहाँ पे क्लोज होंगे, अगेन यहाँ पे क्लोज होंगे। आपको मैं विजुअलाइज नहीं करा सकता, बट कोशिश करूँगा कि आप इसको अंडरस्टूड करो। और ये देखो, यहाँ से हमारा साउंड स्टार्ट होगा, वेव का फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा वेव का फॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो रीज़न था, ठीक है, ये वाला रीज़न जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, ठीक है, यहाँ पे भी काफ़ी क्लोज है। ये वाला रीज़न जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, इस रीज़न को हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलेंगे। और वो ये रीज़न जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी दूर हैं उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, ओके। तो आप देखोगे कि कंप्रेशन के टाइम पे ये जो पीक है या फिर वेव का जो पीक है वो ऊपर की तरफ है, और रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे ये नीचे की तरफ है। तो जब पीक ऊपर की तरफ होती है तो इसको हम बोलते हैं, जब पीक ऊपर की तरफ हो तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जब नीचे की तरफ होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रो। ऊपर को हम बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे को बोलते हैं हम ट्रो, ओके। क्रेस्ट और ट्रो ये बताते हैं कि जो साउंड वेव है वो अपनी मीन पोजीशन से अबव का डिस्टर्बेंस। सो आपने ये देखा, वो रीज़न जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, वो रीज़न जो था वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। प्रेशर तब ज़्यादा फील होता है जब पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। उस रीज़न को हम लोग कंप्रेशन बोलेंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रेस्ट से, रिप्रेजेंट करेंगे हम CREST, क्रेस्ट से। और वो रीज़न जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी दूर थे, यानी वो रीज़न जहाँ पे अनडिस्टर्ब पार्टिकल थे, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
ट्रो से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रो से, और उस रीजन को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, उस रीजन को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ओके, अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपका साउंड थोड़ा क्लियर होगा। फिर रेस्ट ऑफ द चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। ये मान लीजिए हमारे वेव का टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इसी रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ की पॉइंट्स निकालेंगे जो कि आपके एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस पॉसिबल हैं कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो वो एक सर्टेन पीक तक जाएगा। जो मैक्सिमम पीक होती है वो उस पार्टिकल का या उस सोर्स का एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। वो उस सोर्स का या साउंड का एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये जो है आपका क्रेस्ट है, ये पॉइंट भी आपका क्रेस्ट है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। ओके, दूसरी बार, जब एक सेकेंड में या फिर एक यूनिट टाइम में वेव एक फिक्स पॉइंट को कितनी बार टच करता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, सॉरी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो एक मिनट में या एक सेकेंड में कितनी बार रिपीट करता है वो उसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी, वो उसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ये पॉइंट था, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड के अंदर आप देखोगे मीन पोजीशन को, यहाँ पे मीन पोजीशन को इसमें यहाँ पे टच कर रहा है, 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 यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसने विद इन 1 सेकेंड कितने बार टच किया है। या फिर एक कंप्लीट वेव की बात करें तो एक कंप्लीट वेव का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है। आप देखोगे एक कंप्लीट वेव का फॉर्मेशन एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बारी इस पॉइंट पे हो रहा है, और एक बारी इस पॉइंट पे हो रहा है। तो विद इन 1 सेकेंड इसने 3 साइकिल्स कंप्लीट किए हैं, इसने 3 साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। यहाँ पे जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि एक सेकेंड में उसने जितनी बार अपने मेन पोजीशन को कंप्लीट किया है या वेव ने अपने मेन पोजीशन के अराउंड चक्कर लगाया, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो सेम टाइम में यानी 1 मिनट में अगर ये पार्टिकल सिर्फ इतना ही ट्रेवल कर पाता है, सिर्फ एक चक्कर लगाता है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 होगी। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है पर सेकेंड, क्योंकि ये टाइम पीरियड के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी टाइम पीरियड अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो पर सेकेंड होती है। दूसरी यूनिट इनकी होती है हर्ट्ज। तो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो थी एम्पलीट्यूड, दूसरी फ्रीक्वेंसी, थर्ड टाइम पीरियड। ये 3 चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे के लेक्चर्स में सर्टेन और भी क्वांटिटीज़ हैं जो इन तीनों पर डिपेंड होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।